नमस्कार, जय हिंद। मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे इकाई 5 और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, तो उसमें हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ लिए थे। अब यहाँ पे हम अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ हम जान लेते हैं, जो पिछला पढ़े हैं उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं बस। उसके बाद फिर हम सवाल को हल करेंगे। देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा और बहुत जल्दी से समझ जाएंगे और कोई भी समस्या भी नहीं होगी। अगर उस वीडियो को नहीं देखे रहेंगे तब भी ये वीडियो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक, ये हमारे पास एक खंभा है, ठीक, और यहाँ पे कोई एक आंख है, आंख मान लेते हैं, आदमी यहाँ से देख रहा है और ये खंभे का आधार है और एक आधार के समांतर एक रेखा ऊपर खींच लेते हैं। ठीक, ये आधार है, ये इसके समांतर एक रेखा है और ये क्या है, खंभा है। ठीक, और ये यहां से आदमी देखेगा। ठीक, ये कोई आंख टाइप बना दी है, वैसे लग तो नहीं रहा है लेकिन फिर भी मान लीजिएगा आंख है और यहाँ पे भी एक आंख बना देते हैं हम। वैसे मुझसे थोड़ा आर्ट अच्छा नहीं बनता है, तो यहां से ये देख रहा है। जब ये आंख ऊपर देखेगा, मतलब इसके ऊंचे बिंदु को देखेगा, तो यहां पे जो कोण बनेगा, इस खंभे और इस आधार के बीच जो कोण, ये है दृष्टि रेखा। ये क्या है, दृष्टि रेखा है। इसको क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे इसको, दृष्टि रेखा बोलेंगे। फिर उसके बाद ये क्या है, हमारा खंभा है, खंभा है। ठीक, ये क्या है, हमारा आधार है, आधार, आधार रेखा या क्षैतिज रेखा। इसको खंभा, एक खंभा तो है लेकिन इसको एक ऊर्ध्वाधर रेखा भी हम मानेंगे। इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जो खंभा सीधे खड़ा होगा आधार के लंबवत, वो उसे क्या बोलेंगे हम, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। ये शब्द को समझे रहेंगे तो जो क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन में मिलेगा ऊर्ध्वाधर। आपको पता ही नहीं है ऊर्ध्वाधर क्या है, किसे बोलते हैं, कैसे होगा ऊर्ध्वाधर। वैसे आप 9th में पढ़े हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ऊर्ध्वाधर रेखा, आधार रेखा, क्षैतिज रेखा और ये आधार रेखा के समांतर एक रेखा है। ठीक, ये दृष्टि रेखा है, ये दृष्टि रेखा है, देखने की रेखा, और यहां से भी देखेगा आदमी तब भी ये दृष्टि रेखा बनेगा। जब ये आंख देखेगा और ये दृष्टि रेखा और आधार के बीच जो कोण बनेगा, ध्यान सुनिएगा, जो दृष्टि रेखा और आधार के बीच जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। ठीक, क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण बोलेंगे। और जब ये वाली आंख देखेगी, इस जो समांतर रेखा है, ये इसको भी आधार रेखा नाम दे देते हैं, आधार रेखा। ये रेखा और इस दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसको हम बोलेंगे अवनमन कोण। क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। किसको, ये आधार रेखा और इस दृष्टि रेखा के बीच का कोण। अब क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। जब कोई व्यक्ति नीचे से किसी ऊंचे बिंदु को देखेगा तो उसको आंख उठा के, सर उठा के देखना पड़ेगा। इसके हिसाब से याद रखिएगा वहां पे उन्नयन कोण होगा। और जब वहीं पे जब कोई व्यक्ति ऊंचे शिखर पे होगा, मतलब ऊंचे पॉइंट पे होगा और वहां से नीचे देखेगा तो उसके सिर को नीचे करना पड़ेगा, अवनमन, वहां पे अवनमन कोण बनेगा। वहां पे कौन सा कोण बनेगा, अवनमन। और जब सिर उठा के देखना होगा तो उन्नयन कोण। ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा होगा वो आधार रेखा के
परपेंडिकुलर होगा, मतलब लंबवत होगा। क्या होगा? आधार रेखा के लंबवत होगा, ऊर्ध्वाधर रेखा। और क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा ये है क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, और इनके बीच का कोण लंबवत होगा। क्योंकि त्रिकोणमिति में जब भी हम कुछ भी पढ़ेंगे, कोई भी त्रिभुज पढ़ेंगे, कोई भी कैसा भी होगा, उसमें ये कोण 90 डिग्री का होगा, तभी त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे, नहीं तो हम उसको पढ़ेंगे ही नहीं। तो इन सब चीजों को जान लीजिए, क्योंकि ये सवाल में यूज होते हैं। दृष्टि रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, आधार रेखा, क्षैतिज रेखा, उन्नयन कोण और नमन कोण, ये बस इतना ही है। मगर अगर इतना जान गए तो अभी आप देखना सारे सवाल आप आसानी से लगा जाएंगे। हाँ, एक थोड़ा सा और जान लीजिए, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा जानना है, बस कुछ नहीं। अगर हम इसको थीटा मान लें, किसको? उन्नयन कोण को हम थीटा मान लें, ठीक, तो tan थीटा का फार्मूला क्या बनेगा? tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। यहाँ पे लंब क्या होगा? थीटा, जो कोण थीटा लेंगे उसके सामने का कोण क्या होगा? लंब होगा, मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा ही क्या होगा? लंब होगा। तो हम क्या लेंगे? इसका नाम अगर दे दें हम ए, बी और सी, इसका नाम दे दिए एबीसी, त्रिभुज एबीसी। तो यहाँ पे क्या होगा? ए बी बटे बीसी, मतलब लंब बटे आधार। इसको हम एक प्रकार से क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं लंब बटे आधार, ठीक, लंब बटे आधार। ये फार्मूला ज्यादातर यूज होगा। कहीं कहीं पे साइन के भी यूज होंगे, कॉस के भी यूज हो सकते हैं, कॉट के भी यूज हो सकते हैं। तो लेकिन एक चीज याद रखना, यही लाल बटे कक्का, यल ए यल, के और ए, साइन कॉस टैन, कॉट सेक कॉसेक, बस इतना ही याद रखना, बस काम खत्म। अब चलिए फिर हम सवाल पे चलते हैं। और एग्जाम्पल तो हम बता दिए हैं, इसके एग्जाम्पल बता दिए हैं, तो अब सीधे हमको अभ्यास प्रश्न में चलना है और इसको मिटा देते हैं। फिर पहले एक छोटा सा सवाल लेंगे, उसके बाद फिर थोड़े बड़े सवाल लेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, एक मीनार की ऊंचाई ऊंचाई 20 मीटर है। कितना है? 20 मीटर है, 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली, क्या बनने वाली छाया की लंबाई, छाया की लंबाई 20√3 है। कितना है? 20√3 है मीटर, 3 मीटर है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। क्या? सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, ठीक, ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? एक मीनार है, चलिए हम मीनार बना लेते हैं, एक ऐसा छोटा सा, ये मीनार है। कुछ मीनार टाइप का लग नहीं रहा, लेकिन मीनार ही मान लीजिए, हम लोग गणित के छात्र हैं तो मान लेंगे, ठीक। ये मीनार है, ये हमारे पास मीनार बन गया। कितना मीटर है? 20 मीटर है। इसकी ऊंचाई क्या है? 20 मीटर, ठीक। जो इसकी छाया बन रही है, छाया, यहाँ पे सूर्य है कोई, यहाँ पे कोई सूर्य है, ठीक। तो ये सूर्य है और इसकी छाया जो है यहां तक आ रही है, मान लेते हैं हम यहां तक आ रही है, ठीक। चलो, इसकी छाया यहां तक आ रही है, और ये छाया जो है कितने मीटर है? इसकी छाया यहां से लेंगे हम, मेन पॉइंट से यहां तक, 20√3, कितना है? 20√3 मीटर। क्या कह रहा है? सूर्य का उन्नयन कोण कहती है, सूर्य का उन्नयन कोण मतलब ये थीटा,
इसको थीटा मान लेते हैं सूर्य का उन्नयन कोण। थीटा क्या करना है, तो क्या फार्मूला लगाएंगे हम, tan थीटा, सीधे सीधे। यहाँ पे थोड़ा सा मान लेते हैं, मान ही लेते हैं, चलो मान लेते हैं। माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। क्या है, उन्नयन कोण थीटा अंश है। तो क्या होगा, tan थीटा का फार्मूला लगा दीजिए। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसमें लंब क्या है, लंब क्या है, ये मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई मतलब 20, और आधार की ऊंचाई, आधार की लंबाई कितनी है, 20√3। 20 से 20 कट गया, बचा कितना, tan थीटा बराबर 1/√3। tan में 1/√3 किसका मान होता है, ये सब निकालना बता चुके हैं। तो tan किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है। किसका मान होता है, tan 30। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 1/√3। अब इसका दोनों का तुलना कर लीजिए, नंबर 1 और नंबर 2, फ्रॉम नंबर 1 एंड 2। यहां पे दिखा देते हैं समीकरण 1 और 2 से। ठीक, समीकरण 2 से थीटा वाला कितना आ जाएगा, 30 अंश। कितना है थीटा का मान, मतलब उन्नयन कोण कितना अंश है, 30 अंश। मतलब थीटा का मान 30 और सूर्य मतलब ये कोण क्या हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। सवाल समझ में, बहुत सिंपल सा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार 20/20√3। 20 से 20 खत्म हो गया, 1/√3। आप चाहो तो सीधे सीधे यहाँ पे tan 30 लिख दीजिए। उसके बाद फिर तुलना कर लीजिए, थीटा का मान 60 अंश आ जाए, 60 अंश कहते हैं, सॉरी 30 अंश आ जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब देखिए, जो इसके सवाल हैं वो थोड़े बड़े बड़े हैं, मतलब उसकी भाषा जो है थोड़ा बड़े हैं। सवाल अभी ये तो छोटा सा था, 2 ही लाइन में आ गया। अब इसके बाद जो हम लेंगे 2-3 लाइन में भी हो सकता है, 4 लाइन में भी हो सकता है, 5 लाइन में। तो उन सब सवालों को पहले पढ़ना है। तो हम पहले मिटा के सवाल को लिख देते हैं, फिर उसके बाद सवाल को समझाते हैं, नहीं तो लिखने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। चलिए देखते हैं, दूसरा सवाल है, 1.5 मीटर ऊंचाई वाला एक प्रेक्षक, एक क्या है, प्रेक्षक है। प्रेक्षक मतलब कोई आदमी को हम मान सकते हैं प्रेक्षक है, वो आदमी ही प्रेक्षक है। 22 मीटर ऊंची एक मीनार से, सॉरी एक यहाँ पे मीनार छूट गया है, एक मीनार से 20.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। क्या है, 20.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। प्रेक्षक के आंख से मीनार की चोटी का, प्रेक्षक के आंख से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। चलिए हम मान लेते हैं कोई एक यहाँ पे आदमी है। पहले कितना ऊंचाई वाला आदमी है, ये यहाँ पे एक आदमी है, ये ठीक, ये एक आदमी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर। ठीक, एक आदमी बना लिया, ऊंचाई वाला एक प्रेक्षक है। ठीक, 22 मीटर, क्या बोला, 22 मीटर ऊंची एक मीनार से, 22 मीटर एक मीनार यहाँ पे है। इसको केवल हम एक रेखा से ही दिखाएंगे, मीनार नहीं बनाएंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए, ये एक रेखा है, ये मतलब एक मीनार है। क्या है, ये मीनार है। ठीक, मीनार से 20.5, इसकी लंबाई कितनी है, 22 मीटर। ठीक,
20.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ये आदमी क्या है, 20.5 मीटर की दूरी पे खड़ा है। कोई बात नहीं, खड़ा कर देते हैं। ये एक आदमी, ठीक, 20, इसकी लंबाई कितनी है, यहां से यहां तक कितना है, 20.5 मीटर, ठीक, 20.5 मीटर। अब बोल रहा है कि प्रेक्षक के आंख से मीनार की चोटी का उन्नयन, ये चोटी है, ये इसका आंख है यहाँ पे, और इस चोटी का उन्नयन कोण। तो अब देखिए इस रेखा के समांतर भी एक रेखा होगी भाई, आदमी के ऊंचाई के, ठीक, ये आदमी की ऊंचाई है, ये आदमी की ऊंचाई है, ये क्या है हमारा, यही कोण हमको ज्ञात करना है। ये क्या ज्ञात करना है, ये थीटा है, हमको ज्ञात करना है। प्रेक्षक के आंख से मीनार की उन्नयन कोण मान लेते हैं, थीटा अंश है, और ये हमारा 20.5 है, 22। तो अच्छा ये बताइए हमको एक बात बताइए, ये जो इसकी ऊंचाई है, ये चीज वो कितनी होगी, 20 मीटर ये है। पहले हम नामकरण कर देते हैं, चलिए नाम भी दे देते हैं, ए बी सी डी और ई, ठीक, इसका नाम कर दिया। अब ए बी की हमको ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी, और इसकी तो हमें पता है, जितना डी सी है उतना ई बी भी है, क्या है, हाल में देख लेंगे, हाल में देखेंगे, डी सी बराबर ई बी, ये है कि नहीं है, तो मतलब ये टोटल बराबर कितना हो जाएगा, 20.5 मीटर, ठीक। अब देखिए इसकी ऊंचाई 1.5 है, इसकी टोटल ऊंचाई 22 है, तो हमको इसको निकालने के लिए, ए बी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ए बी निकालने के लिए, ए बी निकालने के लिए एसी माइनस का हमें बीसी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बीसी। अगर हम पूरी रेखा में से, जो ये पूरी रेखा है, ये मीनार है, इसकी ऊंचाई में से हम आदमी की ऊंचाई हम घटा दें, तो हमको ए बी की ऊंचाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, ए बी की ऊंचाई मिलेगी। तो यहाँ पे हम रखेंगे 22 माइनस का 1.5, तो हमें कितना मिलेगा, 20.5, मतलब ए बी का मान कितना आया, 20.5, और डीसी या ईबी का मान कितना है हमें, हमारे पास 20.5। तो tan थीटा का फार्मूला लगा देते हैं, tan थीटा बराबर कितना होगा, लंब बटे मतलब ए बी बटे आधार, आधार मतलब ईबी, ईबी, ए बी का मान कितना है, ये 20.5, इसका मान कितना है, ईबी का मान कितना है, 20.5, 20.5 से 20.5 कर गया, यहाँ पे कितना है, 1, tan थीटा 1 कितना निकला हमारे पास, tan थीटा 1 किसके बराबर, tan 45 के बराबर, कितना, tan 45। अब यहाँ पे तुलना करेंगे तो थीटा के बराबर कितना निकल आएगा हमारा, 45 अंश, थीटा का मान कितना कितना आ जाएगा, 45 अंश। फिर हम लिख देंगे प्रेक्षक, एक लाइन और नीचे लिखेंगे, प्रेक्षक की आंख से मीनार की ऊंचाई का उन्नयन कोण कितना होगा, 45 अंश। बस इतना लिख देना। देखिए कुछ करना था, छोटा सा एक सवाल है, बस देखने में ही थोड़ा सा लग सकता है भारी, मतलब बड़ा दिखेगा, तो उसमें कुछ नहीं करना, जैसे सवाल कहता है वैसे ही करना है। ज्यादातर कोशिश करिए, अगर चित्र से अगर आप समझ जाते हैं, अगर चित्र बना के आप समझ जाते हैं, तो आपको सवाल लगाने में कोई समस्या नहीं होने वाली। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल एक है प्रूफ करने वाला है, सिद्ध करने वाला है, तो उसको भी हम सिद्ध करेंगे। कि उससे पहले एक और सवाल ले लेते हैं, जैसे आपको अभी थोड़ा संख्या वाली रहेगी तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये इतना आ रहा है। अब प्रूफ करने वाले में आपको सब कुछ ढूंढना पड़ता है, तो सबसे पहले हमको कुछ मिलने वाला चाहिए, उसके बाद फिर हम ढूंढेंगे।
पहले कुछ हो तो हमारे पास, कुछ सीख तो ले पहले। तो इसको मिटा के तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरे सवाल को देखिए कितना बड़ा है, लेकिन क्या है कि पढ़ते जाएंगे और हम सॉल्व करते जाएंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, भूमि पर एक बिंदु पी है। चलिए हम कोई बिंदु पी ले लेते हैं, ठीक। ये क्या है, कोई बिंदु पी है, पी है। पी से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, पी से एक 10 मीटर ऊंचे भवन। चलिए ठीक, ये 10 मीटर, ये एक आधार हो गया पी से, एक कोई बिंदु है, ये हमारा 10 मीटर ऊंचा एक भवन है। चलो इतना मान लेते हैं। और 10 मीटर, इसकी ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर, ठीक। 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये शिखर है, इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है, ठीक, 30 अंश है। अब आगे क्या कह रहा है, भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया जाता है। अभी 15 अगस्त को आप सभी ने देखा होगा कि ध्वज फहराया गया, ठीक। तो वैसे ही क्या कहते हैं कि ये यहाँ पे एक झंडा लगा हुआ है, ठीक। ये यहाँ पे एक, ठीक, झंडा लहरा रहा है, ठीक, लहराया गया है। पी से ध्वज के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है। पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। क्या कह रहा है, फिर से पढ़िए, देखिए। पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश है। यहाँ पी से और ध्वज के शिखर, ये ध्वज का शिखर है, ये यहाँ, ठीक। तो इसके बीच का कोण कितना है, 45 अंश है, ये 45 अंश है, ठीक। ये दोनों का कोण है 45 अंश, ठीक, 45 अंश है। तो ध्वज दंड की लंबाई मतलब ये सीधा नहीं बनता है साहब। देखिए ये ध्वज की लंबाई ज्ञात करनी है और पी से भवन की दूरी मतलब ये दूरी। तो सबसे पहले हम इसको यक्स और इसको एच मान लेते हैं, स्मॉल एच, ठीक। इसको एच, इसको यक्स। अब हम कुछ नाम दे देते हैं, पी है, क्यू है, पी क्यू आर, और इसको यस दे देते हैं, ठीक। पी क्यू आर और यस, ये इसका नामकरण हमने कर दिया। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हल में लिख सकते हैं क्या, हल में यही लिखना है, पी से भवन के बीच की दूरी यक्स है। पी से माना पी से भवन की दूरी यक्स तथा ध्वज दंड की लंबाई स्मॉल एच है। बस इतना ही हमने माना है, ठीक। बाकी सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसकी ऊंचाई, भवन की ऊंचाई 10 मीटर, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश, झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश, ठीक। अब हमें देखना है, सबसे पहले एक एक त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे हम, पहले त्रिभुज कौन से लेंगे, त्रिभुज पी क्यू यस। पहले ये त्रिभुज लेते हैं। यहाँ पे हमको 10 मीटर भी पता है, यक्स भी पता है, 30 अंश भी पता है। तो लगाते हैं tan थीटा का फार्मूला, tan 30 अंश बराबर यस क्यू बटे पी क्यू। एस क्यू का मान 10, पी क्यू का मान कितना है, यक्स। tan 30 का मान 1/√3, तो 10 बटे यक्स, मतलब यक्स का मान तिरिया गुणा करेंगे तो यक्स इधर हो जाएगा, और ये √3 मतलब यक्स बराबर 10√3। √3 का मान सबसे हम बाद में रखेंगे। तो ये हमारा
यक्स बराबर निकला 10√3 मीटर। समझ में आया कि मतलब भवन से टी बिंदु की दूरी कितना है हमारे पास 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। अब उसके बाद हमें निकालना है इसकी लंबाई। अच्छा एक बात ये बताइए, अगर हम इस पूरी बात करें क्यू आर की बात करें तो क्यू आर कितना होगा, क्यू आर बराबर क्या होगा, क्यू आर बराबर हो सकता है, क्यू आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एस प्लस यस आर लिख सकते हैं। क्यू एस ये इतना और यस आर इतना, मतलब इसको हम जोड़ देंगे तो टोटल हमारा क्यू से आर हो जाएगा ना, तो हमें वही निकालना है क्यू से आर बराबर तक कितना मन है, हमें एच प्लस का 10। बस हमको इतना अगर पता हो गया तो अब आगे देखिए अगला कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, इतना लिख लीजिए। इतना लिखने के बाद हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं। ठीक, ये देखिए यहां पे हम कर देते हैं आर आर। अब इस त्रिभुज में देखेंगे tan 45 लेंगे। अब tan 45 बराबर क्यू आर ले लिए, फिर उसके बाद पी क्यू हमें मालूम ही हो गया, पी क्यू आर कितना हो गया है एच प्लस का 10 मतलब 10, और क्यू आर कितना है हमारे पास, क्यू आर अभी एक्स निकाला था 10√3, ठीक 10√3। अब tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 बराबर h प्लस का 10/10√3, ये 10 है, ठीक 10√3। अब इसका 3 गुणा करेंगे तो 10 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 10√3 बराबर h प्लस का 10। ये यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए आगे, दिस इंप्लाइज दैट मतलब इसका जो मतलब है, इसका मतलब इसके आगे का स्टेप एक प्रकार से समझ लीजिए, अभी समझ रहेंगे तो आगे आपको काम देगा। दिस इंप्लाइज दैट आगे का स्टेप है ये, मतलब इसके आगे का स्टेप यहाँ लिखते हैं। तो 10 को इधर लाइए, 10 को इधर लाएंगे तो रूट 10√3 माइनस 10 बराबर h लिख सकते हैं। ठीक, अब हम चाहें तो कॉमन कर ले या यहीं पे हम √3 का मान रखते हैं, यहीं पे क्या करें हम √3 का मान रख देते हैं। चलिए यहाँ पे रख देते हैं, इसको मिटा देते हैं, यहीं पे रखेंगे तो 10 गुणे 1.732, इसको याद कर लीजिए। कभी कभी इसका मान दिया जाएगा √3 का, कभी कभी नहीं दिया जाएगा, तब भी आप याद रखना कि 1.732 होता है। ठीक, -10 बराबर h, तो h बराबर कितना हो जाएगा, इसका 10 से गुणा करेंगे तो 1 दशमलव खसक जाएगा, तो हो जाएगा 17.32 माइनस 10, तो h बराबर कितना आ जाएगा 7.32 कितना मीटर। सब चीज मीटर में है तो ये भी किस में आएगा, मीटर में ही आएगा। तो यच क्या माने थे हम, ध्वज दंड की लंबाई, क्या माने थे, ध्वज दंड की लंबाई। तो समझ में आया कैसे सवाल लगते हैं, देखने में बड़े लगेंगे लेकिन है कुछ नहीं इसमें, आसानी से अगर आप स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व करते चले जाएंगे तो ज्यादातर फार्मूले यही लगे। और इसी ही तरह एक सवाल और है, उसमें क्या करना है, प्रूफ करना है, हमको सिद्ध करके लाना है, tan के पदों में कुछ है तो उसको भी हम सिद्ध करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करेंगे और एक एक स्टेप को समझते चलेंगे। इसको मिटाते हैं, अगला सवाल पे लिखते हैं। फिर इस चौथे सवाल को भी समझते हैं। तो चौथा सवाल भी उसी तरीके से देखने में बड़ा है और इसमें कुछ इस टाइप के सवाल हैं, इसको पढ़ते हैं, उसके समझने के साथ साथ भी हम चित्र को भी बना लेंगे ताकि हमको प्रूफ करने में आसानी रहे, सिद्ध करने में। एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक क्षैतिज समतल पर खड़ी है, उस पर यह ऊंचाई का एक ऊर्ध्वाधर ध्वज दंड लगा हुआ है। समतल के किसी बिंदु से ध्वज दंड के निचले और ऊपरी सिरों का उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा और बीटा है। तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई h tan अल्फा अपान tan बीटा माइनस tan अल्फा है। ठीक, चलिए हम पढ़ते चलते हैं, बनाते चित्र। एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक क्षैतिज समतल पर खड़ी है,
ठीक, एक मीनार है ऊर्ध्वाधर और ये क्या है, समतल पर खड़ी है। ठीक, समतल पर खड़ी है और उसपे क्या है, एक ध्वज दंड लगा हुआ है। इस पे क्या है, एक ध्वज दंड लगा हुआ है। इस मीनार पे एक ध्वज दंड लगा हुआ है ऐसे, ये ध्वज दंड है। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा है कि उस पर h ऊंचाई का ध्वज दंड लगा हुआ है, इसको हम ऊंचाई h मान लेते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है, h। ठीक, और फिर उसके बाद समतल के किसी बिंदु से ध्वज दंड के निचले और ऊपरी सतह सिरों का उन्नयन कोण अल्फा और बीटा है। तो मतलब किसी बिंदु से बोला है, सतह के किसी बिंदु से दंड के निचले और ऊपरी सतह का उन्नयन कोण अल्फा और बीटा है। तो चलिए बनाते हैं अल्फा और बीटा। ठीक, ये थोड़ा सा और, ठीक, अल्फा और बीटा है। पहले का क्या है, अल्फा, तो हम इसका कोण क्या दे रहे हैं, अल्फा, और दूसरे का क्या है, बीटा। अल्फा और बीटा, निचले और ऊपरी सिरों का अल्फा और बीटा है। अब इसका थोड़ा नामकरण भी कर दें हम, चलिए नामकरण भी कर देते हैं। तो इसकी दूरी क्या कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक, और हमको इसकी भी ऊंचाई नहीं पता है, और इसको मान लेते हैं कैपिटल एच। ठीक, इसको मान लेते हैं कैपिटल एच, इसको मान लेते हैं एक्स। तो हमको क्या ज्ञात करना है, ये बताइए। हमको ज्ञात करना है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितना है, इतना है। कैपिटल एच बराबर कितना हमको सिद्ध करना है, ये कैपिटल एच बराबर सिद्ध करना है। ठीक, और इसमें कहीं पे भी एक्स का नाम निशान नहीं है, लेकिन मैं मान लेता हूं एक्स है। ठीक, अगर मैं एक्स ना भी मानूं तो सीबी का भी मान, बीसी का भी मान निकाल के आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हल लिखेंगे, हल। तो सबसे पहले पहला त्रिभुज लेंगे, कौन सा लेंगे, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में tan अल्फा बराबर, tan अल्फा बराबर क्या होगा, अभी हमने वहां पिछले सवाल में समझाया था कि ये जो पूरा ए से बी की बीच की दूरी होगी, इसकी और इसके योग के बराबर होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी मतलब लंब बटे आधार। आधार तो यही है ना, आधार तो यक्षी है, और लंब कितना है, एच प्लस का कैपिटल एच प्लस का स्मॉल एच, तो कैपिटल एच प्लस का स्मॉल एच, ठीक, बटे एक्स। तो यहाँ पे हमारे उसमें एच का कोई नाम है नहीं, तो हम एच को इधर कर लेते हैं, मतलब क्रिया गुणा करके हम एक्स का मान निकाल लेते हैं। एक्स का मान निकाल लेते हैं कितना, tan अल्फा, ये नीचे चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। हाँ, तो एच प्लस का स्मॉल एच बटे कितना हो जाएगा हमारा, tan अल्फा। ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक, अब हम क्या लेंगे, दूसरा त्रिभुज लेंगे। दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज डी बी सी में, डी बी सी में। ठीक, इसमें क्या लेंगे, मिस्टेक कर दिया, सॉरी। यहाँ पे देखिए जो इसका कोण है बीटा है, अल्फा नहीं है, यहाँ पे बीटा होगा, बीटा। यहाँ पे क्या होगा, बीटा होगा, tan बीटा, tan बीटा है। तो यहाँ पे भी tan बीटा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या माना है कि इस ऊपर वाले ए से लेके
पूरा कितना हो गया, बीटा कोण होगा, तभी तो H प्लस का H लिखेंगे, तभी तो इसके लिए लंब होगा ये पूरा H प्लस का H। ठीक, तो अब इसमें हम लेते हैं, इसमें क्या होगा, tan अल्फा, इसमें होगा tan अल्फा। इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए अल्फा कोण दिया गया है, उन्नयन कोण, बड़े वाले त्रिभुज के लिए हमको बीटा दिया गया है, तो tan अल्फा इसमें क्या होगा, लंब क्या होगा, कैपिटल H, मतलब DB बटे BC, तो DB कितना है, कैपिटल H बटे X। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा x है ना, x को ही हम यहाँ पे मान पुट कर देंगे, मतलब मान यहाँ पे रख देंगे। सबसे पहले हम h को बाहर कर ले, क्योंकि हमें h कैपिटल H का ही मान ज्ञात करना है, जो हमारा कैपिटल H है इसी का ही मान ज्ञात करना है। तो कैपिटल H बराबर क्या हो जाएगा, x tan अल्फा, क्या हो जाएगा, x tan अल्फा, x का गुणा हो जाएगा ना, इधर भाग में इधर जाएगा गुणे में, तो h बराबर, अब यहाँ पे हम x का मान रखेंगे, h बराबर मान रखते हैं tan h प्लस का h बटे tan बीटा, tan बीटा। ठीक, फिर उसके बाद tan अल्फा, अब इसका गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan h का तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इधर और इसका इधर गुणा। ठीक, तो कैपिटल H tan बीटा बराबर, इसका भी गुणा करेंगे तो अल्फा tan कैपिटल H tan अल्फा प्लस स्मॉल h tan अल्फा। ठीक, यहाँ पे ऊपर मिटा देते, इस सवाल को ही मिटा देते हैं यहाँ ऊपर थोड़ा सा। चलिए देखिए, यहाँ पे है h tan अल्फा है। ठीक, तो अब देखिए हमारे पास इक्वेशन का ये h tan अल्फा tan बीटा बराबर h tan अल्फा प्लस स्मॉल h tan अल्फा। अब यहाँ पे देखिए h यहाँ पर भी है और h हमारा यहाँ पर भी है, तो एक तरफ ले आके हम h को कॉमन कर लेते हैं, इसको लाइए इधर, तो हमारा h tan अल्फा माइनस में हो जाएगा, तो tan h tan बीटा माइनस का h tan अल्फा बराबर स्मॉल h tan अल्फा। अब यहां से हम क्या करेंगे, tan मतलब h को कॉमन कर लेंगे, h को कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा, ठीक, बराबर स्मॉल h tan अल्फा। अब h को इधर ही रहने दो, तो ये गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो h बराबर कितना हो जाएगा, स्मॉल h tan अल्फा बटे tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये हमारे पास ये हो जाएगा प्रूफ। ये क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। समझ में आया? देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज क्या लिए, त्रिभुज एबीसी में हमने x जो माना था अपनी तरफ से इसको मान ले थे h, इसकी दूरी h है, मतलब वो जो पॉइंट कोई अपने आप से माना गया पॉइंट क्या है, c है, और उस मीनार से c पॉइंट की दूरी स्मॉल h है, इसको हमने माना था। ठीक, तो दोनों इक्वेशन में क्या हुआ, h आया, तो मतलब स्मॉल x आया, और दोनों जगह से एक जगह से x का मान उठा के हमने वहां पे पुट कर दिया। देखिए x का मान जो h कैपिटल H प्लस का स्मॉल h अपान tan बीटा जो आया है, हमने यहाँ पे देखिए मान रख दिया है, x के स्थान पे हमने रख दिया है कितना, यहाँ पे देखिए x के स्थान पे हमने रखा है h प्लस का h स्मॉल h अपान tan बीटा और इनटू में tan अल्फा। ठीक, तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, tan बीटा को ले आया इस तरफ कैपिटल H से गुणा करा के, तो कैपिटल H tan बीटा, फिर यहाँ से tan अल्फा का मल्टीप्लाई करते हैं कैपिटल H में, तो tan h tan अल्फा, फिर tan अल्फा का मल्टीप्लाई स्मॉल h से करते हैं, तो स्मॉल h tan अल्फा, फिर यहाँ पे आइए देखिए वही क्वेश्चन हम ऊपर लिख लेते हैं,
ऊपर लिखे हैं। फिर उसके बाद फिर जो h tan अल्फा है उसको हम माइनस में लाते हैं इधर h को कॉमन करने के लिए, क्योंकि हमें h का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? हमें h का मान ज्ञात करना है। तो h को कॉमन कर लिया तो बचा क्या हमारे पास? tan बीटा माइनस tan अल्फा बराबर स्मॉल h tan अल्फा। तो स्मॉल, फिर यहाँ से हमने यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है जो ब्रैकेट वाला क्वांटिटी है, मतलब जो ब्रैकेट वाला है उसको हमने इधर भेज दिया है, तो डिवाइड में मतलब भाग में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? भाग में। तो यही हमारा क्या हो गया? प्रूव, मतलब इति सिद्धम। क्या हो गया हमारा? इति सिद्धम मतलब प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा समझने की है। सवाल बड़े दिखेंगे हम मानते हैं, इसीलिए जानते हो ये ऐसे ही सवाल लगाते हैं। मीनार उनार ये सब पहले देखिए, जो पहले के जो बने हुए हैं मीनार देखिए, कभी भी कितनी भी हवा चले, तूफान आए, बरसात हो, लेकिन अभी तक जैसे पहले बना था वैसे अभी भी सुरक्षित। वो कैसे बनता है? इन्हीं के जैसे इक्वेशन को सॉल्व करके, मान रख के, पुट करके, पृथ्वी के रेडियस के लंबवत बना के पूरा मीनार ऐसे बना दिए हैं इसके सतह पे। अब इस पे पृथ्वी घूम भी रही है, उसके बाद भी इस पे हवा भी चल रहा है, बारिश भी हो रही है, लेकिन ये इस मीनार में कुछ नहीं हो रहा। कारण क्या? उसको ऐसे एंगल पे बनाया गया है। तो अभी क्या है, अभी आप लोग भी, जैसे मान लो आप लोगों को भी कहा जाए कि जैसे क्या कहते हैं, कोई छोटे छोटे ईंट लीजिए, ईंट तो लियो और उसका क्या कहते हैं, एक घर बनाओ। दिवाली में अक्सर आप लोग बनाते हैं दिवाली में घर, तो छोटे छोटे घर बनाते हैं और उसको ईंट से बनाते हैं। और क्या होता है कि कोई भी बच्चा चाह के छू देता है और फिर वो गिर जाता है। कोई भी बच्चा छू दे और वो गिर जाता है, तो उससे कहते छुओ मत, गिर जाएगा। तो बताइए, जब हम कोई घर बनाते हैं, छोटा सा घर बनाते हैं, उसको छूने मत से गिर जाता है। बच्चे बनाते हैं, छोटे बच्चे, और गिर जाता है। कई बार तो बड़े बड़े मकान भी गिर जाते हैं। कारण ये दीवार टेढ़ा हो गया, दीवार भी गिर जाएगा। तो मतलब जो उसका मास होता है, मतलब वो उसका जो द्रव्यमान होता है, वो अगर इक्वल लोड नहीं पड़ेगा, मतलब सब पर बराबर भार नहीं पड़ेगा, तो वो सीधे ग्रेविटी के कारण, अगर तिरछा है तो वो सीधे गिर जाएगा। अगर मीनार भी अगर कुछ तिरछी बना दी जाती तो बनाते समय ये कई बार गिरी होगी। लेकिन वहां के जो पहले के जो लोग थे, वहां पे क्या था कि वहां के लोग, पहले के जो राजा महाराजा थे, उनके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे विद्वान होते थे, गणितज्ञ होते थे, और बहुत बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, मतलब साइंटिस्ट तो अब उसको नाम दिया गया, मतलब वैज्ञानिक। वहां पे खगोल शास्त्री रहते थे और बहुत अच्छी अच्छी, उनको बहुत बहुत सारी चीजें आती थी, तो उनके द्वारा गणना की जाती थी। भाई बहुत बड़े बड़े गणितज्ञ होते थे, वो सब गणना करते थे कि अगर कोई चीज बनाएंगे कितने साल चलेगा। तो वो ऐसी चीजों को बना दिया है कि अभी तक चल रहा है। बहुत सारी चीजें हैं। हवा महल देख लीजिए, चार मीनार देख लीजिए, कुतुब मीनार देख लीजिए। अभी यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, केदारनाथ में कुछ साल पहले बहुत बाढ़ आई थी, बहुत सब कुछ आया था, उस मंदिर को कुछ हुआ? अरे भाई, अगर यहाँ पे कोई घर होता है अपने यहाँ, और वहां पे, अरे बिहार में देखिए, थोड़ी सी बारिश हो गई, पुल गिरना चालू हो गया, पुल धड़ाधड़ गिरना चालू हो गया। लेकिन क्या है, जो पहले बना था वो नहीं गिर रहा है, वो बारिश को झेल ले जा रहा है। केदारनाथ का मंदिर देखिए, दक्षिण भारत में बहुत सारे मंदिर बने हैं, और बहुत सारे ऐसे मंदिर अभी भी हैं जो चमत्कारी हैं कि क्या कहते हैं, उसके बारे में साइंटिस्ट भी पता नहीं लगा पाए। कोई एक मंदिर है, नाम नहीं याद आ रहा है, उस पर क्या है कि जब हवा बहती है तो उसका झंडा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। वो क्यों लहराता है, कैसे लहराता है, ये अभी तक समझ नहीं आया। तो जहां तक चांस है वहां पे साइंस, हमको लगता है यही लगा होगा कि कोई ऐसा टेक्निक बनाया गया होगा कि जो हवा इस तरफ जा रही है वो किसी से टकरा के, ये यहाँ पे जो झंडा लगा हुआ है, इस झंडे को इस दिशा में मोड़ दे रहा है, इसके विपरीत दिशा में। यह इसका कारण हो सकता है मेरे हिसाब से। वैसे मैं भी इतना एग्जैक्ट तो बता नहीं सकता हूँ कि किस कारण से वहां की जो फ्लैग है, वो झंडा है, वो विपरीत दिशा में, जो वैज्ञानिक लोग नहीं बता पाए हैं, तो वैसे जहां तक चांस है मैं भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं भी अभी पढ़ ही रहा हूँ।
आप लोगों की तरह ही। तो ये सवाल जो है समझ में आया, अब यहाँ पे मिटा भी दिए हैं तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा अभी इस समय, लेकिन अगर आप ध्यान से शुरू से समझते होंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब 5वां सवाल लेते हैं, जो कि थोड़ा आसान सवाल लेना चाहते हैं। तो ये समझ में आ जाए, ये प्रूफ जो है बहुत ही आसान है, 2 त्रिभुज लेने हैं, 2 त्रिभुज का ही हेर फेर है, छोटा सा सवाल है, अगर मेनली देखा जाए तो इतना ही बड़ा सवाल है, बस इतना बड़ा टोटल इतने में सवाल हो गया, मतलब आधे पेज का सवाल है। अगर आप चित्र को भी मान ले तो एक पेज में पूरा आपका सवाल हो जाएगा, ठीक। तो एक पेज का सवाल है, एक पेज का सवाल मतलब जिसमें से 4 लाइन, 3 लाइन, 2 लाइन मेन है, ये त्रिभुज वाली 2 लाइन, एक ये त्रिभुज, बाकी सब तो कैलकुलेशन करना है। गणित के छात्र हैं, गणित के छात्र कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं तो मतलब उनका जीरो, उनका पढ़ने का मतलब ही नहीं कुछ। अगर वो कैलकुलेशन ये सब पक्षांतर वगैरह ना कर पाए, थोड़ा सा तिर्यक गुणा भाग न कर पाए, तो थोड़ा सा तिर्यक गुणा भाग आप लोग तैयार कर लीजिए अपना, कि अभी यहाँ पे तो हम बता दिए कि यहाँ पे तिर्यक गुणा हुआ, कहीं कहीं पे क्या है कि जब आप आगे जाएंगे, अगली क्लास में जाएंगे, तो कुछ टीचर ऐसे भी मिलेंगे कि जो बताएंगे नहीं, बस सीधे अगली लाइन लिखते चले जाएंगे, आपको समझ पाए तो समझ पाए, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे बोल के चले जाएंगे। तो चलिए फिर अगला सवाल लेते हैं, ठीक, मिटाएं इसे। चलिए देखते हैं 5वां सवाल। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश मतलब अल्टीट्यूड 60 से घटकर 30 अंश हो जाता है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 से 30 अंश हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उन्नतांश मतलब वही बताया गया ना, अर्थात करके समझा दिया गया। उन्नयन कोण, उन्नतांश मतलब उन्नयन कोण 30 से क्या हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या बने कैसे। देखो एक मीनार है, इसकी जो परछाई है पहले क्या है, 60 अंश, ठीक, 60 अंश, ये मीनार है, ये 60 अंश, ठीक। फिर जब इसकी परछाई बढ़ती है, मतलब जब आगे कुछ समय बाद जब इसकी परछाई बढ़ती है, और कितनी बढ़ती है, 40 मीटर, 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, कब, जब छाया बढ़ती है। तो मतलब जब ये छाया जो है 40 मीटर है, कितना, 40 मीटर है, यहां से लेके यहां तक, ये कितना है, 40 मीटर। पहला कोण कितना है, 60 अंश, जिसका कोण ज्यादा होगा उसका मुंह ज्यादा फैला होगा, और जिसका कोण कम होगा उसका मुंह जो होगा वो कम फैला होगा। तो इसका मुंह क्या है, कम फैला है, और इसका ज्यादा, तो ये 30 अंश है और ये 60 अंश है। ये मीनार की ऊंचाई हम इसको मान लेते हैं h मीटर, ठीक, ये 40 है, और इसको हम मान लेते हैं x, ठीक। ये हमारे पास यच मीनार की ऊंचाई, हमको यच को ज्ञात करना, ना कि यक्स को। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज लेंगे, हल करेंगे, त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज कौन सा लेते हैं, सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, 30 अंश वाला त्रिभुज, नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, इसका नाम डी देते हैं, ठीक। तो ए बी सी में ए बी सी में, ठीक, tan थीटा बराबर क्या, मतलब tan 30 अंश बराबर क्या होगा, ए बी बटे सी बी। ए बी का मान कितना है, h, और सी बी का मान देखिए, यहां से यहां तक, मतलब यहां से यहां तक पूरा टोटल 40 प्लस एक्स, कितना, 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स, ठीक, 40 प्लस एक्स है। अब यहां से हमें एक्स का मान ज्ञात करना है, तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, तो 1/√3 बराबर h बटे 40 प्लस एक्स। देखिए
तिर्यक गुणा करते हैं तो 40 प्लस एक्स बराबर h अंडर रूट 3। तो यहां से x बराबर मान निकल आएगा ना, यहां से मान निकालिए, x बराबर हो जाएगा h रूट 3 माइनस 40। ठीक, यक्स का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ये वाला ले लेंगे, डी बी ए में, त्रिभुज डी बी ए में। ठीक, इसमें देखेंगे tan 60 लगाएंगे, कितना लगाएंगे, tan 60, tan 60 बराबर ए बी बटे यहाँ पे होगा डी बी डी होगा, क्या होगा, बी डी, और ए बी का मान कितना है h और बी डी का मान कितना है x, तो कुछ नहीं, और यहाँ पे tan 60 का मान कितना होगा, अंडर रूट 3, कितना होगा, अंडर रूट 3 बराबर h बटे यक्स है ना, तो यक्स का मान कितना है, h अंडर रूट 3 माइनस 40, ये पूरे बटे। ठीक, तो क्या हम इसका गुणा ऐसे तिर्यक गुणा कर ले, तिर्यक गुणा करते हैं। ठीक, तिर्यक गुणा यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए इसका गुणा इससे कराएंगे तो h रूट 3 से कराएंगे तो रूट से रूट हट जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3h हो जाएगा। ठीक, 3h, और यहाँ जब कराएंगे तो माइनस का 40 रूट 3 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, h। अब फिर एक h यहाँ पे है, इसको इधर लाएंगे और इसको माइनस का है तो उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट, मतलब इसके आगे अगले इसके आगे का स्टेप, तो 3h माइनस का h बराबर 40 रूट 3। तो यहां से 3h में से एक h चला जाएगा, कितना बचेगा हमारा, 2h बराबर 40 रूट 3। अब यहाँ पे देखिए इसके आगे, तो यहाँ पे h बराबर क्या हो जाएगा, 40 बटे 2 अंडर रूट 3, तो मतलब h बराबर 20 रूट 3। मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, मीनार की ऊंचाई कितनी, 20 रूट 3, कितना आया, 20 रूट 3। तो ये अब कुल मिला के ये अभ्यास भी खत्म हो गया, इसके भी हमने सारे सवाल लगा लिए। तो अब हमारा जो ये था इकाई 5, कितने नंबर का था ये, 12 नंबर का, 12 ही नंबर का तो था ये, हाँ तो 12 नंबर का था, और जिसमें कितने चैप्टर थे, 2 चैप्टर। 12 नंबर में आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से एक चैप्टर तो बहुत ही आसान है, ये चैप्टर तो बहुत ही आसान है, और त्रिकोणमिति अनुपात वाले वो भी आसान है। अगर उसमें आपको मान याद हो जाते हैं, साइन और कॉस के टर्म याद हो जाते हैं, लाल बट्टी कक्का आपको समझ में आ जाता है, तो आप 12 नंबर 100% बना ले जाएंगे। 12 नंबर क्या है, 100% बना ले जाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप 12 नंबर के आप काबिल हो गए, मतलब 12 नंबर आपको आ गया होगा। तो अब इसके बाद फिर हम जल्द ही बताएंगे कि इसके बाद हम कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, और नहीं हो सकेगा तो हम अंसार में ही चालू कर देंगे, हो सकेगा तो अंसार चालू कर देंगे, नहीं तो इसके बाद हम अच्छा सा कोई एक चैप्टर उठाएंगे जो कि बहुत छोटा हो और ज्यादा नंबर का हो, और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो अभी लेकिन देख रहा हूँ कि ज्यादा बच्चे हाई स्कूल का वीडियो नहीं देख रहे, ये भी है, तो हाई स्कूल के बच्चों को भी जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो क्या कहते हैं कि वीडियो थोड़ा देख रहे हैं कितने लेट वीडियो आ रहा है, ये कारण यही है कि मतलब मन ही नहीं करता, जब बच्चे देखते ही नहीं है तो मन नहीं लगता है कि पढ़ाने में, कि अब देख के बताओ, इसमें 100 बच्चे 150 बच्चे देख रहे हैं वीडियो को हाई स्कूल के, तो कुछ और लोगों को जोड़ो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर 100-150 भी है तो आपका नुकसान नहीं होगा, आप पढ़ते रहिए, और हाँ मैं अपनी तरफ से मेहनत करूंगा, और कहीं भी दिक्कत हो कमेंट में तुरंत बता दीजिए, कहीं भी अगर समझ में ना आया हो या कहीं पे हम
ऊपर से ही समझा के निकल गए हो। मतलब जहाँ पे आपको थोड़ा सा भी समझ में ना आए, मतलब अब इंटर वालों की तो कोई शिकायत नहीं रहती, मतलब मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो इंटर वालों को कोई शिकायत नहीं, क्योंकि उनको लगभग उनका जो लेवल है वो उनके बराबर का मैं ही पढ़ाता हूँ। और 2 साल 3 साल 2 साल तो हो ही गए कम से कम पढ़ाते, 2 साल 3 साल, 3 साल आप मान सकते हैं। तो 3 साल से उनको पढ़ा रहा है तो उनके लेवल का मैं पढ़ा ले जाता हूँ। और आप लोगों का थोड़ा सा नीचे है तो आप लोगों के थोड़ा, जहां तक मुझे लगता होगा कि कम समझ में, लेकिन मैं उतना छोड़ता नहीं हूँ, मैं हर एक चीज का मैं डिटेल में बताता हूँ कि कोई भी चीज अगर कहीं पर भी छोटी सी छोटी चीज हो अगर ना समझ में आए तो तुरंत कमेंट करिए, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तो हम पक्का 100% उसको समझेंगे। और हम पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, अगर कहीं छूट रहती है तो आप बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।